Hello students and welcome to Breaking the Ice, the English channel. Today we are going to do a very important topic which is formal letter. And before writing and beginning to write a formal letter, we must understand the format of a formal letter. If I talk about what a formal letter is, a formal letter is when you are writing a letter or conveying a message to a person who is not in your personal list, where you may work under that person में और आपके बीच में कोई formal relationship हो और आपको एक फॉर्मल प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता हो, उसको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए बेटा हम लोगों को कुछ 10 से 11 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं और उनको एज इट इज फॉलो करना पड़ता है, और वो आज मैं आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ। अगर हम फॉर्मेट सही तरीके से लिखते हैं अपना इंग्लिश के लेटर का, तभी हमारा फॉर्मल लेटर जो है आगे चेक होता है। अदरवाइज जो है फॉर्मेट का जो 1 मार्क है वो तो जाता ही जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो टॉपिक जो हमने लिखा है, जो लेटर हमने लिखा है, वो अनचेक्ड रह जाता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। और ये जितने 10 पार्ट्स हैं कि 9, 10, 11, 12 सब में अब हम एज अ कॉमन इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि आप पहले से ही अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए चलोगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू। तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि हमें सेल्फ एड्रेस लिखना है। सेल्फ एड्रेस हमेशा इस चीज़ को याद रखें, इट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन ऑफ द लेटर, बट what if it is not provided? What you need to do, for example, I have provided, just write the examination hall, XYZ name, XYZ here, very important, just don't go for any random school name, go for XYZ ABC PQRS school and the state where you are writing your letter. Like if the self address is of, like if you are destined to be put in your Bihar state and you are going to write a letter in the examination hall which is in Bihar, just put Bihar. If it is in Delhi, just put Delhi. If it is in Haryana or any other place, just put that only. सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता चल गई कि हमें जो सेल्फ एड्रेस है वो किस तरह से लिखना है। नाउ इफ वी कम टू द सेकेंड थिंग, दैट इज द डेट। व्हाट यू नीड टू डू कि जो आपने सेल्फ एड्रेस लिखा है उसको आप पैरेलल लाइंस में लिखेंगे, और पैरेलल लाइंस में लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के आपको डेट लिखनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स व्हाट स्टूडेंट्स डज, दे जस्ट राइट डेट फर्स्ट। डोंट डू दैट, just write either 27 July 2020 or July 27 2020. Only one of these is acceptable. एंड सेकेंड थिंग इज कि इसके अलावा अगर आप कोई भी फॉर्मेट लिखते हैं डेट का तो वो आपका जाएगा, गलत माना जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन अगेन व्हाट यू नीड टू डू, स्पेस अ लाइन, देन the receiver's address. The receiver's address is the address the person who is receiving the letter or the person you are writing the letter to. Next अगर हम बात करें, हमारे पास था after writing the receiver's address we have to again leave a line and then we have to write salutation. Salutation क्या होता है? Salutation has come from the word salute. आप जब भी किसी पर्सन को मिलते हैं तो उसको आप एक रिस्पेक्ट शो करते हैं, और उस रिस्पेक्ट को शो करने के लिए आप कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जब आप ब्रीफ कर रहे हैं उसको, आप लोग क्या करते हैं, आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे लिखी है, नो नीड टू राइट डियर और सर, डियर और रिस्पेक्टेड। आपको कभी भी डियर और रिस्पेक्टेड सर या मैम के साथ किसी भी तरह का सैल्यूटेशन, डियर तो आप इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, आपका कोई इनफॉर्मल इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सो यू कैंट डू दैट। वर्ड सर इज ऑलरेडी प्लेस्ड रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, तो आप कभी भी सर के साथ रिस्पेक्टेड नहीं लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मुझे गीला पानी चाहिए, तो यू वुड से कि सर पानी तो गीला ही होता है। सेम गोज फॉर द थिंग कि अगर हम बात करें कि सर के साथ रिस्पेक्टेड क्यों नहीं लगना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि सर के साथ ऑलरेडी रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, तो हमें रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखना है। जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल और शो करते हैं, जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट ऑलरेडी हम्बल होती है, हम जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम गुस्से में नहीं बोलते तुझे ये काम करना है, वी ऑलवेज से प्लीज डू दैट। सो नेवर राइट हम्बल रिक्वेस्ट, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। सेकेंड थिंग इज सर और मैम। एक चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, जब भी हम एक इंग्लिश में कुछ भी चीज लिखते हैं तो इंग्लिश जो है कुछ सीक्वेंसेस को फॉलो करता है, और उन सीक्वेंसेस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि अदर पर्सन बायोलॉजिकल जेंडर क्या है।
सो जब भी ऐसा होगा कि आप नहीं जानते हैं द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर उसको क्या कॉनोटेट करना है, उसको क्या किस तरह से उसको बोलना है, तो सर बोलना है या मैम बोलना है, व्हाट यू नीड टू डू। जब आपको नहीं पता कि अदर पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर इज ईदर सर और मैम, तो आपको क्या करना है, सर ही प्लेस करना है। बट इन केस यू नो द अदर पर्सन इज अ फीमेल तो आपको मैम प्लेस करना है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ऑल्दो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हम लोग स्कूल में जल्दी से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर हमारे पास कई बार टीचर्स के पास इसके रीजंस नहीं होते हैं, बट लेकिन इन चीज़ों को बोर्ड में बहुत, जब आप 90 क्रॉस करते हैं तब ये बहुत अच्छे से चेक की जाती हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नेवर पुट रेस्पेक्टेड और सर बिफोर sir or ma'am, because the word sir and ma'am has respect in itself. Second thing, when you know the biological gender of the person, then please brief him or her as sir or ma'am, but when you don't know the other person's biological gender, just put sir. Common gender का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। Moving on next, after the subject, what we have is the main body. ये मेन बॉडी वो है जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इन 3 पार्ट्स की अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है। इन 3 पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, बिकॉज इनके एंडिंग और स्टार्टिंग में बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है मेंशन करनी है। उसके बाद जो हम सेकंड पार्ट की बात करें, जिसमें कि हमारे पास मेन बॉडी होती है, जिसमें कि आप सारे इश्यूज, कंसर्न, सजेशंस ये सब मेंशन करेंगे। दैट इज अप टू योर क्रिएटिविटी लेवल। नाउ if I talk about the main body, what you need to understand is main body begins with the introduction where you need to introduce the area of issue, मतलब कि कहाँ पे आप शो कर रहे हैं या किस जगह का इशू जो है आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं टू द रीडर। Next comes the main body which is the second paragraph, and second paragraph has everything in it। जो सब्जेक्ट आपका रहा उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप मेंशन करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, उसे आप क्या करेंगे, इस पार्ट में मेंशन करेंगे। द थिंग विच स्टूडेंट यूजुअली डू इज वो स्टार्ट करते हैं सर, मैम। डोंट डू दैट। Begin the sentence or the paragraph with saying these days we have been facing, or whatever the interesting things which you can use. Other thing is the third paragraph, which is the ending. After including everything in the second paragraph, like instances, the issues, examples, suggestion, what you need to do, and the letter. And for that you need to चेंज द पैराग्राफ, और जो थर्ड पैराग्राफ है उस पर आप इंक्लूड करेंगे, उस पर आप फोकस करेंगे, और उसमें आपको जस्ट आपको होप्स शो करनी है कि यस यू आर एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो भी रीडर्स उन्हें रीड कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। सो students, after writing everything what you needed to say, what you intended to represent, what you need to do, now you are thanking the other person to read your letter. So what you need to do after ending the paragraph, the third paragraph, leave a line and then write thanking you. Then again what you need to do, leave a line, what you need to write is yours. योर्स में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो बेटा आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप योर्स लिखें, जो वाई है आपका फर्स्ट इनिशियल लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, OURS, और R और S के बीच में अपॉस्ट्रोफी S नहीं रखता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बार इसकी गलती करते हैं। अदर थिंग है इसके कई बार योर लिख के छोड़ देते हैं बच्चे। डोंट डू दैट, योर्स ही आपको लिखना है, और उसके आगे स्पेस करके इधर राइट ओबीडियंटली, सिंसियरली, फेथफुली। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें सिंसियरली लिखें, या आप किसी सोशल कॉज को रिप्रेजेंट करते हुए लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप अलर्ट सिटीजन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, विदाउट लीविंग एनी स्पेस यू हैव टू राइट योर नेम। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, आपका पर्सनल नेम नहीं लिखना है। जो भी नेम आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड किया जाएगा वो लिखना है। मान लीजिए आपको राहुल प्रोवाइड किया गया, अब नाउ बीइंग राहुल यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दिस थिंग कि मैं राहुल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो मेरा खुद का पर्सनल नेम है। That is the social name they have provided, the very common name they have provided, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर आपको नाम नहीं प्रोवाइडेड है तो आप अगेन XYZ ऊपर लिख चुके थे, आप ABC लिख सकते हैं। ABC अगर आप ऊपर लिख चुके थे इन द नेम ऑफ द स्कूल, तो आप यहाँ पे XYZ PQRS लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इज द पोस्ट विच यू आर लाइक
वर्किंग ऑन, जिसके ऊपर हो या जिसके बिहाफ पे आप लिख रहे हो, वो आप डेजिग्नेशन यहाँ पे प्रोवाइड करोगे. सो दिस वॉज द होल 10 things which you need to keep in your mind. These are chronological, so keep these things as it is, और इसके अकॉर्डिंगली आपको लेटर लिखना होगा, फॉर्मल लेटर. Now when we have already understood how to write a letter, now what to write and what not to is the main thing which we should be keeping in mind. Firstly, this is the left hand format. You are not going to write anything from the middle center or the right hand side. Everything is going to be just after the margin of the page. Second thing is, don't leave unnecessary space. Third thing is, write or begin all the 3 paragraphs in different lines. Thank you.